नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। भगवान राम विधान भी है और संविधान भी। नई योजना, नई चुनौतियां, बिजनेस स्टैंडर्ड, वैश्विक व्यापार और एफडीआई के पुनर्गठन की प्रक्रिया, भारत से आज जनसत्ता, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। भगवान राम विधान भी है और संविधान भी। दैनिक भास्कर, जो अनीत कछु भाकी भाई, ती ती मोहि बरजहु भय बिसराही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा है कि अगर राजा के रूप में वह नियम विरुद्ध कुछ भी बोले तो प्रजा उनकी वर्जना करे, लेकिन यह इस चौपाई के पहले प्रजा राम को भी उसके दायित्व की याद दिलाते हैं। वही सबसे प्रिय है जो मेरा अनुशासन मानता है। राम ने राजा और प्रजा दोनों को स्पष्ट संदेश दिया है। भारत का संविधान भी इन्हीं भावनाओं के अनुरूप राज्य को बाध्यकारी निर्देश देता है। लेकिन क्या राम मंदिर के जश्न में प्रजा प्रधानमंत्री के अयोध्या भाषण का वह मूल संदेश भूल रही है, जिसमें उन्होंने राम को विवाद नहीं समाधान बताया है और रामलला के मंदिर को राष्ट्र की चेतना का केंद्र। हाल के दिनों में आगरा, मुंबई और अन्य कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जिसमें समुदाय विशेष वाली आबादी में और बाजारों में कुछ युवा जय श्री राम का नारा लगाते हुए वहां के लोगों को ऐसे ही नारे लगवाने को विवश करने को पाए गए। राम का नाम उग्र भाव से धमकाने के लिए या शक्ति प्रदर्शन के भाव से करना, राममय होने के पवित्र भाव को पवित्र करना होगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि राम विधान है, भारत के संविधान की उसी मर्यादा की याद दिलाता है जिससे पीएम सीएम से लेकर आम नागरिक बंधा है। राम विधान भी है और संविधान भी, इसलिए इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। नई योजना, नई चुनौतियां, बिजनेस स्टैंडर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की घोषणा की। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों, रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाने की है। इस नीति की विस्तृत जानकारी अभी सामने आनी है, लेकिन इसका व्यापक लक्ष्य एकदम स्पष्ट है: गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों को स्वच्छ और सस्ती बिजली मुहैया कराना। सबसे बढ़कर यह है कि छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा उपकरण सबको बिजली उत्पन्न कराने का लक्ष्य हासिल करने का एक अहम जरिया है। ऐसा इसलिए कि पारंपरिक बिजली उत्पादन मॉडल की तरह इसमें अंतिम छोर तक अधोसंरचना की उतनी जरूरत नहीं रहती है। यह अक्षय ऊर्जा को लेकर देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के निवाह की दृष्टि से भी उपयोगी कदम होगा। भारत का लक्ष्य अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% अक्षय बिजली उत्पादन स्रोतों से हासिल करने का है, परंतु इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नई योजना को उन चुनौतियों से भी पार पाना होगा जो छतों पर सौर ऊर्जा उपकरण लगाने के क्षेत्र में आरंभ से ही देखने को मिल रही है। सूर्योदय योजना 2010 से अब तक घोषित चौथी ऐसी योजना है जो छतों और सौर ऊर्जा पैनल लगाने से संबंधित है। 2010 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू सोलर नेशनल सोलर मिशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 2015 में एक अन्य योजना की घोषणा की गई ताकि आम परिवारों और बिजली वितरण कंपनियों को ऐसी परियोजनाओं को लेकर प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार ने 2017 में सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया सृष्टि योजना की शुरुआत की। इसका इरादा वित्तीय प्रोत्साहन की मदद से रूफटॉप सोलर योजनाओं के लिए वितरण कंपनियों को नोडल एजेंसी के रूप में मजबूती प्रदान करना था। बहरहाल 13 सालों से इस नीतिगत प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ कि ग्रिड से संबद्ध रूफटॉप और सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 40 गीगावाट के लक्ष्य के बजाय केवल 11 गीगावाट तक पहुंची है। ये लक्ष्य भी 2022 से आगे बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। अब तक 70,000 से 80,000 घर सौर ऊर्जा पैनलों की मदद से रोशन है। रूफटॉप सोलर सिस्टम को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने की राह में 3 बड़ी बाधाएं हैं: जागरूकता की कमी, ऊंची लागत और वित्तीय विकल्पों की कम उपलब्धता तथा वितरण कंपनियों की ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की कृति अनिच्छा। ऐसे में सूर्योदय योजना की सफलता के लिए लोगों को इसके लाभ के बारे में यकीन दिलाना होगा, परंतु ऐसा करने के लिए पहले कई सफल योजनाओं का उदाहरण पेश करना होगा। मिसाल के तौर पर भारत लागत की बात करें तो छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की लागत 2.2 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए तक आ सकती है। केवल अमीर और उच्च मध्य वर्ग के लोग ही इस हद तक वित्तीय विकल्पों तक पहुंच बना सकते हैं, क्योंकि अधिकांश भारतीय परिवार कम खपत वाले दायरे में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम तभी कारगर हो सकता है जब उन्हें भारी भरकम सब्सिडी प्रदान की जाए। बिजली वितरण कंपनियों की अनिच्छा में भी इस वित्त की अहम भूमिका है। अधिकांश लोगों को डर है कि नेट मॉनिटरिंग सिस्टम के कारण उच्च मूल्य ग्राहकों से राजस्व की क्षति होगी और उसकी पहले से खस्ता वित्तीय स्थिति पर बुरा असर होगा। नेट मीटरिंग बिलिंग की नेट मीटरिंग बिलिंग की एक प्रणाली है और जो सौर ऊर्जा प्रणालियों के मालिकों को ग्रिड में बिजली मुहैया कराने के बदले क्रेडिट प्रदान करती है। सूर्योदय योजना पहली योजना है जिसमें उत्पादित बिजली के बजाय परिवारों की संख्या का लक्ष्य तय किया गया है। कुल आंकड़ा महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है, लेकिन यह बहुत अधिक नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। स्वतंत्र थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25 करोड़ घरों में यह क्षमता है कि वे अपनी छतों पर
637 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित कर सकें। निश्चित तौर पर अब सरकार के पास शौचालय, पेयजल और घरेलू गैस के रूप में घरेलू बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव है, लेकिन रूफटॉप और सौर ऊर्जा को कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों तक लाने के लिए ये नई तरह की चुनौतियों को हल करना होगा। वैश्विक व्यापार और एफडीआई के पुनर्गठन की प्रक्रिया अजय शाह एक्सकेडीआर फोरम के शोधकर्ता हैं। दूसरे वैश्वीकरण की विशेषताओं में एक थी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी परिधि में बिना शर्त आबाद पहुंच, जो विश्व अर्थव्यवस्था के मूल में। तीसरा वैश्वीकरण इस पहुंच को विदेश नीति और सैन्य सुसंगतता के क्षेत्र में अधिक सशक्त बनाता है। नए आंकड़े दिखाते हैं कि तीसरा वैश्वीकरण इतने बड़े पैमाने पर है कि वह व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को भी पुनर्गठित कर रहा है। यह घटनाक्रम भारतीय विदेश नीति को लेकर दिलचस्प पहली प्रस्तुत करता है। कंपनियों की रणनीतिक विचार प्रक्रिया में इन बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि वैश्वीकरण एक आधुनिक अवधारणा है। बहरहाल, पुराने दिनों में सरकारें लोगों को नैसर्गिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती थीं। वस्तुओं, सेवाओं, श्रम, पूंजी और विचारों की सीमा पार आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। उस समय दिक्कत यह थी कि लागत भौगोलिक दूरी से संबद्ध थी। पहला विश्व वैश्वीकरण स्वर्ण युग था और वह सुएज नहर 1869 से प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक विस्तारित था। उस समय भाप इंजन वाले पोत, टेलीग्राफ और सुएज नहर ने सीमा पार गतिविधियों में काफी इजाफा किया था। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद का उभार और पतन देखने को मिला। सन 1980 के दशक के आरंभ तक सीमा पार गतिविधियां कुछ हद तक 1914 के स्तर तक पहुंची थीं। तब दूरसंचार तकनीकी, कंटेनर पोत, अधिक चौड़ाई वाले विमानों और आधुनिक वित्त व्यवस्था ने सीमा पार गतिविधियों को असाधारण स्तर तक बढ़ा दिया। दूसरे वैश्वीकरण के बेहतरीन दिनों में उससे जुड़े प्रमुख देशों ने संभवतः उन देशों को भी आर्थिक और तकनीक मुहैया कराई जो शायद शत्रुतापूर्ण रुख रखते थे। कमजोर नीतिगत दल सशंकित थे और उन्होंने अपने अपने देश के नागरिकों के लिए सीमा पार की आजादी को राज्य की वार्ता का विषय माना। उसमें एक आशावादी दृष्टिकोण यह था कि कारोबार में सभ्यता आ रही थी और हर देश निश्चित तौर पर एक अच्छे उदार लोकतंत्र में तब्दील होने वाला था। ऐसे में प्रायः शत्रु राष्ट्रों के साथ ज्ञान को साझा करने की परंपरा आरंभ हुई। हाल के वर्षों में सीमा पर गतिविधियों की सीमाएं तय की गई। तीसरा वैश्वीकरण 2018 के बाद की अवधि में घटित हुआ और इस दौरान उन देशों को सीमित प्रमुखता मिली जिनकी विदेश नीति और सैन्य रुख शत्रुतापूर्ण रहे। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक हिस्सा प्रमुख आर्थिक क्षेत्र वाले देशों के पास है। वे एक दूसरे के साथ पूरा वैश्वीकरण करते हैं, किंतु अमित्र राष्ट्रों पर सीमाएं लाद देते हैं। अमेरिका के वस्तु और सेवा आयात में चीन की हिस्सेदारी नाटकीय ढंग से बढ़ी और वह 7% से बढ़कर 22% तक पहुंच गई। 2018 में इसमें तेज गिरावट आई। अब यह 14% के साथ 2003 के स्तर पर है। शी जिनपिंग की रणनीति ने चीन को दोबारा वहीं पहुंचा दिया जहां वह 20 वर्ष पहले था। याद अमेरिका की आयात में भारत का योगदान केवल 2.61% है। 6 वर्षों में चीन के निर्यात में आई गिरावट भारत के अमेरिका को होने वाले वर्तमान निर्यात का 2.7 गुना है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक नया पर्चा जियोपॉलिटिक्स एंड जियोमेट्री ऑफ ग्लोबल ट्रेड जनवरी 17, 2024 तीसरे वैश्वीकरण को लेकर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक तकनीक के जरिए अद्यतन व्यापार आंकड़ों को एक साथ लाता है। दोनों देशों के बीच विदेश नीति की संबद्धता को इस बात से आंका जाता है कि वे संयुक्त राष्ट्र में उन मामलों में किस हद तक का एक समान मतदान करते हैं जिन्हें अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा महत्वपूर्ण घोषित किया जाता है। इस आधार पर देखें तो हर देश के जोड़े की एक भू राजनीतिक दूरी होती है जिसे 0 से 10 के पैमाने पर माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, 2 है, जबकि जर्मनी और रूस के बीच की दूरी 9 है। पर्चा बताता है कि ज्यादातर विश्व व्यापार उन देशों के बीच होता है जिनकी दूरी करीब 3.5 होती है। चीन जरूर इसका अपवाद है जो 5.5 की दूरी के साथ भी बहुत अधिक व्यापार करता है। वैश्विक व्यापार 2017 से 2023 के बीच पुनर्गठित हुआ है और यह तीसरे वैश्वीकरण को दर्शाता है। कुछ अहम देशों की व्यापार भार वाली भू राजनीतिक दूरी में कमी आई है। 3-4% ऋणात्मक, अमेरिका 10% ऋणात्मक, जर्मनी 6% ऋणात्मक और यूनाइटेड किंगडम 4% ऋणात्मक हुआ। यह पुनर्गठन अभी पूरा नहीं हुआ है। आज के एफडीआई की आवक कल के व्यापार का अनुमान पेश करती है। चीन में एफडीआई 70% घटा है और रूस में 98%। ऐसे में संभव है कि तीसरे वैश्वीकरण का पुनर्गठन भविष्य में और गहरा होगा। भारत की चीन के साथ अच्छी खासी व्यापार संबद्धता है जिसके कारण सम्मान से पेश आना होगा और क्योंकि
कोई भी अचानक आने वाली उथल-पुथल अनुत्पादक साबित हो सकती है। शेष की बात करें तो वस्तु, सेवा, जनता, पूँजी और विचारों के स्तर पर भारत के लोगों की विदेशी संबद्धता प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ है। ऐसे में भारत के हित यथास्थिति वाली शक्ति बने रहने में है, जो प्रमुख देशों के साथ काम करे और आने वाली सदी में आर्थिक तरक्की हासिल करे। लोगों के हित धीरे-धीरे राज्य में व्याप्त होने की संभावना है। धीरे-धीरे विदेश नीति और सैन्य नीति का उभार हो सकता है, जो प्रमुख देशों के इस तीसरे वैश्वीकरण के नीतिगत परिदृश्य में भारतीयों के हित दिखाए। नीतिगत उपकरणों पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन एफडीआई और व्यापार निजी कंपनियों के बीच होता है। ऊपर जिस पुनर्गठन की बात कही गई है, वह बदलती दुनिया के प्रति वैश्विक कंपनियों की प्रतिक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारियों की केंद्रीय योजना से। दूसरे वैश्वीकरण में कंपनियों ने अलोकतांत्रिक देशों के साथ संबद्धता के जोखिम का ध्यान नहीं रखा। उनकी अंगुलियां चलीं और अब वे अपने वैश्विक कारोबार पर दोबारा ध्यान दे रहे हैं। कई कंपनियां निरंकुश हैं और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परवाह नहीं करती हैं, परंतु अच्छी कंपनियां निर्यात करती हैं और सर्वश्रेष्ठ कंपनियां विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश करती हैं। इसलिए बेहतरीन भारतीय कंपनियां वैश्वीकरण से पूरी तरह संबद्ध हैं। इन कंपनियों की रणनीतिक सोच में विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली, अलोकतांत्रिक देशों की कारोबारी सुगमता से जुड़े जोखिम और स्थापित देशों द्वारा तय किए जाने वाले नियमों में परिवर्तन को लेकर अधिक बेहतर समझ पैदा करनी होगी। भारत से आस जनसत्ता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा विश्व में भारत को अब एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़ी होने वाली समस्याओं का हल निकालने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर सहयोग और समाधान के मकसद से बनाए गए कई समूह के सम्मेलन में मजबूत उपस्थिति से लेकर G20 का नेतृत्व करने और उसके जरिए एक व्यापक दृश्य सामने रखने के रूप में दुनिया भर के देशों ने भारत की स्पष्टता देखी है। यही वजह है कि अब भू-राजनीतिक स्तर पर खड़ी होने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर भी भारत से उम्मीद की जाती है। अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि खुद संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी भारत को इस मामले में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जा रहा है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को इस विश्व निकाय का अहम सदस्य बताया था। उन्होंने कहा है कि वे भारत को मिसाल पेश करते हुए नेतृत्व करते रहेंगे। संवाद और कूटनीति के जरिए स्थायी शांति का रास्ता निकालने के अपने सैद्धांतिक रूप को कायम रखने और दुनिया भर में विभाजनों को भरने के मकसद से काम करने के लिए कहेंगे। जाहिर है, पिछले कुछ वर्षों से विश्व भर में अलग-अलग मोर्चों पर जिस तरह की जटिलताएं और मुश्किलें खड़ी हुई हैं, कई स्तर पर खेमों के रूप में देशों के समूह बन रहे हैं, उनमें खाई बढ़ रही है। इसमें किसी ऐसी कड़ी की जरूरत साफ दिखती है जिसकी स्वीकार्यता आम हो और वह हल का रास्ता तैयार करने में मददगार साबित हो। ये छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से ऐसी स्थितियों में भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर कई बार अपनी मौजूदगी अपनी ब मौज मौ मौ अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के अलावा इजरायल और हमास की जंग के संदर्भ में भी भारत ने किसी किसी पक्ष में खड़ा होने के बजाय मानवीयता के हक में न्याय और औचित्य को अपने रूप की कसौटी बताया। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इस सूत्रवाक्य के साथ भारत ने शांति और संवाद को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों का हल बताया है। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर भी भारत ने हर संवेदनशील मसलों पर अपना स्पष्ट रूप कायम किया है और कूटनीति और संवाद के जरिए एक बेहतर विश्व बनाने की व्यापक दृष्टि के साथ हस्तक्षेप किया। यह सही है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से तेज उथल-पुथल के दौर में अलग-अलग देशों के बीच जिस तरह के विभाजन खड़े हो रहे हैं, उसके रहते वैश्विक शांति और सद्भाव कायम करना संभव नहीं होगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक निकाय और उसके तहत स्पष्टता के साथ नीतिगत फैसला लेकर ठोस पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। कूटनीतिक मोर्चे से लेकर सतत विकास के मामले में ठोस योजनाओं के साथ अपने अनुभवों और बेहतर तौर तरीकों के जरिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग और संवाद कायम करने के मामले में भारत की अहमियत हम अब सभी समझते हैं। यह बेवजह नहीं है कि राजनीतिक स्तर पर संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ ही मानवाधिकारों से संबंधित कानूनों को बरकरार रखते हुए दुनिया भर में शांति लाने के प्रयासों में भारत से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जाने लगी। गौरतलब है कि बीते वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के समय भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ऐसा भरोसा जताया था कि भारत यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगा कि मौजूदा भू-राजनीतिक विभाजन मिट सके। यह सब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का ही सूचक है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। अर्चना दत्ता, पूर्व निदेशक, भारत का चुनावी परिदृश्य एक बड़े लैंगिक बदलाव के लिए तैयार है। बेशक महिला और पुरुष वोटरों का अंतर अब भी मौजूद है, पर देश में शुरुआती चुनाव की तुलना में अब इसमें काफी कमी आई है। चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के मौजूदा रुझान को देखते हुए एसबीआई के सौम्य कांति घोष और अनुराग चंद्रा ने अनुमान लगाया है कि 2029 तक महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक हो सकता है
और 2047 तक आते-आते कुल मतदान में उनकी भागीदारी 55% तक हो सकती है। वाकई हाल के 5 विधानसभा चुनावों में 70% से अधिक युवक महिलाओं ने मतदान किया। ग्रामीण भारत में रुझान अधिक रहा। कई सामाजिक शोधकर्ता इस प्रवृत्ति को विशेषकर देश के स्थानीय निकायों में महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह के आंदोलन से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसका श्रेय उन विकास योजनाओं को देते हैं जो महिलाओं को तवज्जो देती हैं। हालांकि एक महिला अधिकार कार्यकर्ता अफसोस भी जताती हैं कि एक महत्वपूर्ण जनसमूह होने के बावजूद महिलाओं को दिया जाने वाला महत्व लेन-देन वाला है। यानी उनके लिए योजनाएं शुरू करके उनके वोट को हथियाने की सोच है। अन्य शोधकर्ताओं की राय है कि महिलाओं का अभी किसी विशेष पार्टी के वोटरों के रूप में उभरना बाकी है। रहा सवाल ग्रामीण महिला मतदाताओं में वृद्धि का, तो एक राजनीतिक अर्थशास्त्री के मुताबिक कोविड काल के बाद ग्रामीण पुरुष काम के सिलसिले में बड़े शहरों में लौट गए, लेकिन महिलाएं नहीं लौट सकी। इसलिए पुरुषों की अनुपस्थिति से महिला मतदाता की संख्या बढ़ी है। बहरहाल मताधिकार में भारतीय महिलाओं की बेहतर संतुलित हिस्सेदारी के बावजूद चुनावी मतदान में विभिन्न संस्थागत और संरचनात्मक चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। पितृसत्ता के परोक्ष असर के अलावा राजनीतिक दल अक्सर महिलाओं को चुनावों में उचित हिस्सेदारी देने से कतराते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक चुनाव में टिकट पाने वाली अधिकतर महिलाओं का पारिवारिक राजनीतिक संबंध रहता है। साल 2019 में सभी महिला उम्मीदवारों में 41% और जीतने वालों में 30% महिला वंशवादी थीं। इतना ही नहीं, धन बल की बढ़ती जरूरतों में भी महिलाओं के लिए चुनावी मैदान कठिन बना दिया है। 2019 के ही आम चुनाव में केवल 719 महिलाएं चुनावी जंग में उतरी, जो कुल उम्मीदवार का 9% थी, जिनमें से 78 ने जीत हासिल की, जो सभी विजेताओं का 14.4% है। यह अनुपात दक्षिण एशियाई औसत 18.9% से भी कम है। 2023 की यूएनडीपी रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण उत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन की ओर ले जाता है। गृह युद्ध व राजनीतिक हिंसा के खतरों को कम करता है और लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ता है। इसका जीडीपी पर सुखद असर पड़ता है और ये सतत विकास लक्ष्यों को पाने में भी मददगार है। भारत की बात करें तो यह एक अध्ययन से पता चला है कि महिला जनप्रतिनिधि अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में आर्थिक संकेतकों पर बेहतर काम करती हैं। उनके आपराधिक और भ्रष्ट होने की आशंका कम होती है। 2013 का एक अध्ययन तो बताता है कि समय के साथ महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार में औरतों की उपस्थिति बढ़ा सकता है। विश्व स्तर पर एकल या निचले संसदीय सदनों में केवल 26.5% सदस्य महिलाएं हैं, जिनमें पहले 6 वर्षों में महज 0.4% की वृद्धि हुई है। जहां दोनों सदन हैं, उनमें से केवल 6 देशों में किसी एक सदन में 50 से अधिक महिलाएं हैं। भारत में भी 2021 में कुल सांसदों में केवल 10.5% महिलाएं हैं, जबकि राज्य विधानसभा में यह औसत 9% है। जाहिर है, राजनीति में लैंगिक समानता न्याय और निष्पक्षता के लिए ही नहीं, बल्कि अधिक स्थिर व टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है। जवाबदेह शासन के लिए, चाहे वह भारत में हो या कहीं भी, और महिलाओं को मतदाता, चुनाव कार्यकर्ता, उम्मीदवार और नीति निर्माता के रूप में आगे आना चाहिए। धन्यवाद।